स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं संदीप सिंह, जिन्होंने SBI क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। एंड ये एग्जामिनेशन ही वाज इन द वेटिंग लिस्ट एंड नाउ ही हैज क्लियर्ड द वेटिंग लिस्ट, और शायद वो वेटिंग लिस्ट का वेट खत्म हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू जॉइन SBI वेरी सून, सो कांग्रेचुलेशंस संदीप। Yeah, thank you very much. तो संदीप, जब एग्जामिनेशन क्लियर होता है, फाइनल लिस्ट में नाम आता है, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग। बट अगर नाम वेटिंग लिस्ट में है और ये रहता है कि वेटिंग लिस्ट का वेट कब खत्म होगा, व्हेन यू आर गोइंग टू क्लियर, तो आज Yes. फाइनली वो खत्म हो चुका है। यू आर गोइंग टू जॉइन SBI। हाउ हाउ डू यू फील राइट नाउ? एक्चुअली इस बात को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बैंक्स में एक चीज होती है ना कि वेटिंग लिस्ट क्लियर करते हैं कि हाँ ये पर्सन है वेटिंग लिस्ट में। बैंक में ये भी नहीं होता, आपको अंदाजा ही नहीं होता आपको वेटिंग लिस्ट में हो भी कि नहीं। एंड जैसे ये जो एग्जाम था लास्ट ईयर हुआ था, जुलाई में प्री हुआ था एंड जो मेंस हुआ था अक्टूबर में हुआ था। नवंबर में उसका रिजल्ट आ गया था। देन चलो मेरा मार्क्स 1.25 मार्क्स से शॉर्ट था मेरा। तो चलो उस टाइम थोड़ा ऐसा अच्छा फील नहीं होता जब आपका इतने कम मार्क्स के साथ आप मिस कर जाते हो। बट फिर भी उस टाइम पे चलो मेरे माइंड में एज इट तो नहीं आया था फिर तब भी कि वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ सकता है। तो चलो मैंने आगे प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। आगे एग्जाम आए, उनमें प्रिपेयर होने की उनकी तैयारी शुरू कर दी। चलो अभी इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर सही। तो जॉब कर रहा था मैं, ऑलरेडी ऑलरेडी आई वाज वर्किंग। तो उसके साथ साथ मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। देन इस मंथ मुझे अचानक कॉल आई SBI से। तो उन्होंने तब बताया कि आपका ऐसे वेटिंग लिस्ट में नाम आया। तो सबसे पहले मैं रियलिटी में बताऊं, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा नाम आ चुका है लिस्ट में। एंड क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह बहुत होते हैं, तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो कॉल के बाद मैंने कहा नहीं, पहले मुझे वेरीफाई करना है। तो मैंने SBI की वेबसाइट पे गया। देन वहाँ पे वेटिंग लिस्ट थी तो उसको निकाला। देन चेक किया, अपना रोल नंबर यस था। देन मुझे यकीन हो कि हाँ मतलब वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। अभी और एक चीज हो कि जब अगर मैं सही बताऊं, अगर मैं सीधा सीधा क्लियर होता ना तो शायद इतनी खुशी ना होती जब अब जितनी अब हुई है। क्योंकि ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था कि आप ऐसे ही बैठे हो अपनी जॉब पर हो, अपना काम कर रहे हो, आपको एक अचानक से कॉल आती है। देन आप और आपको बताया जाता है कि यस यू आर सिलेक्टेड। तो बहुत अच्छा फील हुआ था। संदीप, आई थिंक आप जब बता रहे थे कि जब कॉल आई कि आपने वेटिंग लिस्ट क्लियर कर ली है, और यू वर नॉट बिलीविंग, क्योंकि शायद ये मिराकल्स ही होते हैं, एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग व्हेन यू क्लियर द एग्जामिनेशन व्हेन यू वर इन अ वेटिंग यस, लिस्ट। यस, 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 डेफिनेटली। संदीप, ये तो जान लिया, थोड़ा सा अपने बारे में और बताएं। आपने जैसे कहा कि यू वर ऑलरेडी इनटू जॉब, तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड से यस, सभी को रूबरू कराएं। देखिए, मैंने प्लस टू के बाद, प्लस टू मैंने कॉमर्स में करने के बाद जो मैंने ग्रेजुएशन की तो वो मैंने की बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसके बाद नॉर्मली क्या है कि BBA किया है तो देन पीपल नॉर्मली गो फॉर MBA। बट मैंने MBA नहीं, मैंने मास्टर्स की जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। और वो मैंने इसलिए की कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, अभी भी है, फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग। काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज मैंने बनाई भी हैं। कुछ को कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं। तो मेरा काफी उसमें इंटरेस्ट था। इवन मैंने इस फील्ड में काम भी किया है, वेडिंग फोटोग्राफी में काफी टाइम मैंने काम किया है। तो जब मैं स्टडी कर रहा था, मास्टर्स कर रहा था, देन मेरा UGC नेट क्लियर हो गया था ड्यूरिंग स्टडी उस जर्नलिज्म के सब्जेक्ट में। तो आफ्टर मेरी जो मास्टर्स हुई, देन उसके बाद मैं अराउंड डेढ़ डेढ़ साल, मैंने 1.5 ईयर मैंने फील्ड में काम किया। तो देन मेरे एक टीचर थे, डॉक्टर रूबल कनौदिया। वो अब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बठिंडा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो वो उन्होंने वो मुझे टीचिंग में ले आए। तो बोले कि नहीं, तुम्हारा UGC नेट क्लियर है, तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत है, तुम्हारे जैसे टीचर्स की हमें जरूरत है, तो कम ज्वाइन ज्वाइन विद मी। तो मैंने यहाँ पे हमारे एक कॉलेज है जलंधर में, कन्या महाविद्यालय, ये गर्ल्स कॉलेज है।
तो वहां पर मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया। तो मैंने वहाँ कंटिन्यूटी वहाँ पे 3.5 ईयर मैंने वहाँ पे टीच किया। देन उसके बाद मैंने दूसरे कॉलेज शिफ्ट किया जहाँ पे मैं अभी वर्किंग में हूँ, दैट इज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी कॉलेज। वहाँ पर भी मैं सेम सब्जेक्ट टीच कर रहा हूँ। तो क्यों टीचिंग के साथ साथ मैं एग्जाम में अपीयर होता रहा, क्योंकि ठीक है, जो ये नहीं था कि वो जॉब अच्छी नहीं है। जॉब ऑफिस असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब बहुत अच्छी होती है, एक रिस्पेक्टेबल जॉब होती है। बट थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें एक जो जॉब सिक्योरिटी कम है। तो संदीप, आपने जैसे बताया कि यू वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जिस फील्ड में आप यू वर टीचिंग, यू वर लेक्चरर, तो इट वाज हम्म। समथिंग दैट इंटरेस्टेड यू अ लॉट, जर्नलिज्म। यस। बट फिर having a stable job that interested you, क्यों बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए आप ट्राई करते रहे? देखिए, सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी क्योंकि वहां पे एज इट इज नहीं थी जो बैंक्स में मिलती है। ये एक काफी मेजर रीजन था। सेकंड रीजन एक ये भी है कि मेरे जो फादर हैं वो ऑलरेडी बैंकिंग इंडस्ट्री में, ही इज वर्किंग एज मैनेजर इन पंजाब नेशनल बैंक। तो बचपन से ही मैंने इस जॉब को देखा हुआ है, तो थोड़ा ल्योर तो करता ही था ये जॉब को पहले से ही। तो इसीलिए मैंने फिर बैंकिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दी। तो संदीप, आपने जैसे बताया कि स्टेबिलिटी वाज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसके वजह से आप बैंक की तैयारी करना चाहते थे, और आज आपने वो क्लियर भी कर लिया है। थोड़ा सा तैयारी के बारे में बताइए, बिकॉज यू वर अ वर्किंग प्रोफेशनल, और बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स शायद ये कंसर्न उनको भी अपनी जॉब में होता होगा, तो वो कैसे जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करें एकदम स्क्रैच से? या, देखिए, इसमें एक चीज जो मैं हमेशा, तो मैंने जब देखा है कि जब कोई प्रिपरेशन करता है, इवन मेरे को स्टूडेंट भी प्रिपेयर करते थे अलग अलग एग्जाम के लिए, तो सबसे पहले उनकी जो प्रॉब्लम क्या होती थी कि वो बस ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, इसको भी फॉलो कर लो, उसको भी फॉलो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उनका एक प्लान नहीं होता था कि कैसे मैं करूं कैसे नहीं। जैसे अभी मैं अल्टीमेटली क्या होता है ऐसे किसी भी एग्जाम में कि आपने कट ऑफ क्लियर करनी, कि कट ऑफ जो आपने जो मार्क्स लेने हैं, जो आपको मार्क्स चाहिए वो कैसे आएंगे, वो इम्पोर्टेंट चीज होती है। वो बच्चे पहले तो डर जाते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से बहुत डरते हैं। हर पर्सन इन दो सेक्शन से बहुत ज्यादा डरता है। और सबसे पहले तो मैं उनको ये बोला कि आप सबसे पहले तो इन दो सेक्शन से डरना बंद करो। उसके बाद एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेंथ में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। और जो वीकनेस है तो एटलीस्ट इतने मार्क्स लो कि आप उसकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो क्लियर कर पाओ। दूसरी चीज था कि ऑब्वियसली करंट अफेयर्स जो होते हैं वो सबसे इजी मार्क्स आपको दे सकते हैं। तो उसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ो एंड कंटिन्यूटी में पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको नोट करो। और डेली हफ्ते में एक आधा दिन उसको सारे का सारा जो हफ्ते का आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप एक बार अच्छी तरह से कर लो, कोई भी एग्जाम क्लियर करना बहुत इजी हो जाता है। और प्लस दूसरी चीज ये भी कि जो करंट अफेयर्स होता है उसको डिवाइड करो। एक करंट अफेयर्स होते हैं, एक स्टैटिक जीके होती है, एक जो आप किसी इंडस्ट्री को में जा रहे हो उसके स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनको डिवाइड करके पढ़ो। ऐसे नहीं कि मतलब वैसे लगे रहो ये भी पढ़ लो वो चीज फिर आपका टाइम ही वेस्ट करती है सब। तो संदीप, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करें, स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली आप तैयारी करें। आप अपने एक्सपीरियंस, अपने जर्नी से बता सकते हैं, हाउ डिड यू आइडेंटिफाइड योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वर्कड अकॉर्डिंगली? सो देखिए, मुझे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स शुरू से पसंद रहा है। तो जो क्वांट था वो मेरा स्ट्रांग पॉइंट था, जो मोस्टली लोग जिससे डरते हैं। क्वांट मेरा अच्छा था। और जो दूसरी उसके बाद जो सबसे मेरा स्ट्रांग पॉइंट था वो था करंट अफेयर्स। क्योंकि मैं टीचर था, जर्नलिज्म का टीचर था। तो जर्नलिज्म में हम बच्चों को, हमारा एक सब्जेक्ट होता ही है करंट अफेयर्स का। तो नॉर्मली बच्चों को मैं ही टीच करता था, तो उससे क्या होता था कि मेरी ये प्रिपरेशन भी हो जाती है और बच्चों को भी मैं टीच कर पाता था इस तरीके से। तो ये जो दो पॉइंट्स, ये जो दो सेक्शन थे, इनमें मैंने ज्यादा फोकस किया, ताकि इनमें से जितने ज्यादा मार्क्स मैं ग्रैब कर सकूं उतना बेटर रहेगा। उसके बाद इंग्लिश एंड रीजनिंग। ठीक है, इवन मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे वो बहुत ज्यादा मुश्किल थे, बट हाँ, उनको इन दोनों को मैंने ज्यादा प्रिपेयर किया ताकि मैं मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करूं। उसके बाद इंग्लिश में भी ठीक अच्छे मार्क्स आते थे, एंड ऑब्वियसली रीजनिंग में भी।
ठीक मार्क्स थे। तो इसी तरह से मैंने ये अपने सीक्वेंस रखे। तो जो वीक पॉइंट्स थे आपने जैसे उसको बताया, हाउ डिड यू बिल्ट अप अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अ स्ट्रॉन्ग स्टेज इनटू इट? देखिए, इसके लिए जो मैंने आइडेंटिफाई की चीज की, आप कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, वही एक मेथड है। और कोई तरीका नहीं है जिससे आप ये कह सको कि ये मेरी चीज वीक है, ये अच्छी हो जाएगी, इंस्टेंटली हो जाएगी, वो बिल्कुल नहीं होगी। आपको कॉन्टिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ उसी मेथड, उसी के बाद ही आप अच्छी तरह से उस चीज को कर पाओ। और जैसे मेरा जो रूटीन मैंने बनाया हुआ था, तो कि मैंने 5 डेज का रूटीन रखा था कि कि मान लो जैसे 4 सेक्शन मेन होते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो वो उन एक एक दिन सभी को दो, अच्छी तरह से पढ़ो। 2-3 घंटे जितना भी मेरे टाइम लगता था, मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ता था, और जो जो फिफ्थ डे था उस पे मैं सारी चारों की चारों चीजें रिवाइज करता। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी। मॉक टेस्ट वगैरह लगाना कब से शुरू किया? मॉक टेस्ट, सही बताऊं, मॉक टेस्ट करने का मेरा इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी जॉब के कारण उसकी प्रिपेयर, उसको पढ़ाने के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता था। बट हाँ, जितना भी जो भी टाइम लगता था कभी, तो वो मैं करता था। बट मैं बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं किए, ये मैं फ्रैंकली बोल। संदीप, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आप बैंक की तैयारी करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो जाए चाहे मेंस हो जाए, स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उतना ही अहम रोल है एक्यूरेसी का। दोनों को यस। कैसे बैलेंस आउट करें? क्योंकि शायद जो इस ट्रिक को समझ लिया, इसको डिकोड कर लिया, शायद वो एग्जामिनेशन क्लियर कर लेता है। यस, देखिए, जहां तक मैंने जो आइडेंटिफाई किया कि स्पीड और एक्यूरेसी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। आप अभी देखिए, अगर हम कट ऑफ की बात करें, अभी जो कट ऑफ आई है एसबीआई की, अभी जो मेरा क्लियर हुआ है, तो इसमें जो पंजाब स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ भी है, दैट इज अराउंड 85 टू 90 के विचकार है, आउट ऑफ 200। तो 85 क्वेश्चन, 2-2.5 घंटे का पेपर होता है, तो वो अटेम्प्ट आप कर सकते हो। सो पॉइंट आता है कि एक्यूरेसी। आपने 150, आपने बहुत ज्यादा 120-130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, बट आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, वो मार्क्स आपके कटेंगे। देखिए, मार्क्स जो नहीं आते वो इसी इसलिए नहीं आते जब हमारी एक्यूरेसी नहीं होती, तो आप एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, बाकी स्पीड अपनी आपको ये थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिए कि ठीक है, जो जैसे अभी देखिए, अभी एक चीज ये भी है कि अभी जो पेपर होता है उसमें हर सेक्शन के लिए टाइम फिक्स्ड है। पहले क्या होता था कि हाँ, मैंने करंट अफेयर्स में टाइम बचाकर वो क्वांट को देना है, अब ऐसा आप कर ही नहीं सकते। 30 मिनट्स है अगर आपके पास, फिक्स टाइम है कि आपको वो क्वेश्चन 30 मिनट्स तक रहेंगे आपके सामने करंट अफेयर्स के, तो वो आप चाहे 15 मिनट में खत्म कर लो, चाहे 20 मिनट में करो, चाहे 30 मिनट्स पूरे लगाओ, तो वो आपको टाइम उतना देना पड़ेगा। तो अभी जो ज्यादा चीज मैटर करती है वो एक्यूरेसी है। टाइम टाइम मैनेजमेंट पहले काफी मैटर करता था, आज की डेट में एक्यूरेसी ज्यादा मैटर। संदीप, स्टडी आईक्यू का किस तरीके से रोल रहा है आपकी जर्नी में? एक स्टडी आईक्यू का तो मतलब बहुत अच्छा रोल रहा है। मुझे याद है, मैंने स्टडी आईक्यू को फॉलो करना उस टाइम पे शुरू किया था जब स्टडी आईक्यू स्टार्टिंग में ही चैनल मतलब थोड़ा क्रिएट हुआ था। तो अराउंड 25,000 के अराउंड सब्सक्राइबर थे चैनल के। और मुझे याद, तब सिर्फ गौरव सर वीडियोस डालते थे, और वो भी वीकली वीकली वीडियोस डालते थे। वीकली करंट अफेयर्स की होती थी, और बीच बीच में कभी वो इंग्लिश इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या ऐसी कुछ वीडियोस डालते थे। रेगुलर वीडियोस नहीं आती थी। तो मैंने उसी टाइम से स्टार्ट करना शुरू किया था, फॉलो किया स्टडी आई को। देन उसके बाद रेगुलर फॉलो किया। इवन उसके बाद जैसे अलग अलग, पहले तो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस था चैनल, देन उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स पे आना शुरू हुए। बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे सोसाइटी के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इवन फ्रैंकली जो मैं टीचिंग करता था जर्नलिज्म की, उसमें उसके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल टॉपिक्स मुझे मिले इस स्टडी में भी। चैनल पे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो मैंने यहाँ से सीखे, यहाँ से पढ़े, और जो मेरे स्टूडेंट्स होते उनको भी करवाए। जैसे व्हाट इज कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, उसको प्रॉपर डिटेल में कैसे क्या चीजें होती है वो। और बहुत सारे जो इंडिया के बड़े बड़े इश्यूज रहे हैं, ठीक है ना,
पास्ट में रहे हैं या प्रेजेंट जो चल रहा है उसमें भी काफी हेल्प मिलती थी मुझे इस टॉपिक्स को समझने में और आगे करवाने में। देन उसके बाद जब 2 साल पहले मैंने फिर स्टडी आईक्यू का वो कोर्स लिया, स्मार्ट कोर्स लिया। देन उससे प्रॉपर प्रिपरेशन शुरू किया एंड देन उसके बाद सामने ही है, इसके बाद मेरा अभी क्लियर हो गया पेपर। संदीप, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझना चाहूंगी कि आजकल इतना जब फ्री कंटेंट अवेलेबल है एंड यू आल्सो स्टार्टेड विद द फ्री कंटेंट, व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर स्टडी आईक्यू? देखिए फ्री कंटेंट में क्या होता है कि एक जो आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए जब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, अ- ये तो चलो स्टडी है, अगर हम एक कपड़े लेने जाते हैं मार्केट में बाजार दुकान पर, अगर हमारे पास एक बहुत ज्यादा ऑप्शन हो जाए ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें चाहे कुछ पसंद हो भी, हमारी मतलब की चीज हो भी, हम वो भी खरीद नहीं पाते। तो फ्री में अगर तो आप एक फोकस रख सको कि हाँ मैंने इस ऐसे पढ़ना है, ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, फ्री के कंटेंट से भी अगर आपने करना है तो ठीक है, वो आप उसका फायदा आपको होता है। बट अगर आप चाहिए तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली कोर्स चाहिए, देन उसके लिए पेड कोर्स बेटर है। और दूसरी चीज मैम, जब कोई चीज फ्री होती है ना तो हम उसमें क्वालिटी की गारंटी नहीं होती। वो जो है वो है। जब जैसे भी स्टडी आईक्यू का फ्री जो कोर्स है, अभी स्टडी आईक्यू के जो टीचर्स होते हैं तो वो वेल क्वालिफाइड हो, अच्छे अच्छे ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्होंने खुद यूपीएससी मेंस में बैठे हुए हैं, इंटरव्यूज तक पहुंचे हुए हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने क्लियर भी किया हुआ है। ठीक है, तो वो क्वालिटी वो फ्री में नहीं मिलती। तो ये डिफरेंस आता है, इसीलिए मैंने, ताकि मैं फोकस्ड रहूं, एक जगह पे रहूं, इसीलिए ये मेरा रीजन था कि जो मैंने स्टडी आईक्यू का ये कोर्स ऑप्ट किया। Sandeep, we are very glad that we've been part of your success story and you've been with us from the very, very long time. And the entire team wishes you good health. सभी के लिए कुछ final tips जो prepare कर रहे हैं? यस डेफिनेटली। देखिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है, देखिए सबसे पहले मैं ये बात कहूँ, पहले सबसे पहले कि डरो नहीं और डीमोटिवेट मत हो अगर एक आधा ही बार एग्जाम क्लियर नहीं। मेरा भी ये पहली बार में एग्जाम क्लियर है, मैंने पता नहीं कितने एग्जाम दिए, मुझे भी याद नहीं। तो कोशिश करते रहो, प्लस अपने आप को ऑनेस्टी के साथ अपना स्वॉट एनालिसिस करो और देखो आपकी वीकनेस क्या है और स्ट्रांग पॉइंट क्या है। जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव करो और जो स्ट्रांग पॉइंट है उसको आगे लेकर मेन ज्यादा फोकस ऑफिस उससे ज्यादा मार्क्स ग्रैब करने की कोशिश करो। और अल्टीमेटली हैव अ स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी रखो, मुझे इतने मार्क्स चाहिए, कौन से सेक्शन से मुझे कितने मार्क्स लेंगे, उस हिसाब से चलो। बिना आंखें बंद करके चलने से कोई फायदा नहीं। Thanks a lot, Sandeep, and I think it's a very important advice to everybody. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर. All the very best for the new journey that's beginning. Congratulations. थैंक यू। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।